इतने शदीद हो गए हैं, हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। अगर कभी जो वक्त मिले तो उनके पास बैठा करो, कभी जो वक्त मिले तो उनके पास बैठा करो, जो लोग इश्क में बाबा शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले तो उनके पास बैठा करो, जो लोग इश्क में बाबा शहीद हो गए हैं। चूंकि बादशाह शेरो अदब का कोहिनूर हीरा हजरत राही बस्तवी साहब मेंबर शरीफ पर आ गए हैं, मगर अब हजरत का ही हुआ है कि इस वक्त मेंबर नाज पर सियासी तबके का एक खूबसूरत चेहरा, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये गुलाब किसी खित्ते में पैदा हो तो पूरे इलाके को ऐसे खूबसूरत गुलाब के नाज होनी चाहिए। कलम के हवाले से, फिक्र के हवाले से, इल्मियत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुल्क की राजधानी दिल्ली शहर में रह के आपकी खिदमत, आपकी क़यादत सियासी सतह पर आपकी फिक्र से उठ करके कर रहे हैं। हमारी जमात का एक ऐसा कद्दावर नेता, जब ऐसे सियासी लीडरान से मुलाकात होती है तो चेहरा मिसले गुलाब हो ही जाता है। जो लोग हमारे दुख दर्द को सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि मुल्क के खित्ते में पहुँचाने का काम करते हैं। सियासत के आफाक पर आफताब बनकर चमकने वाले एक खूबसूरत और बावकार शख्सियत इज्जतदार हजरत परवेज सिद्दीकी साहब जो तशरीफ फरमा है और उन्हें मुझे आपकी बारगाह पर पेश करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप हज़रात मोहब्बत के साथ बैठे रहें। हजरत से चंद तासुराती गुफ्तगू आप समाअत कर ले। हमारे दिल के बड़े करीब हैं, मेरे अजीज हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ आफाकी पैगाम सियासत के हवाले से या मजहब के हवाले से अपने दिल के दुख दर्द को आपके सामने पेश करें। मोहब्बत के साथ हम अपने इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर और रिसालत से नारे मसलके आला हज़रत मैं बड़े एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ भाई परवेज सिद्दीकी साहब, मैं जिंदा रहूं तो मुझे रिज़्क जरूर मिलेगा। अगर मैं जिंदा रहूं तो मुझे रिज़्क जरूर मिलेगा। अगर मर जाऊंगा तो मुझे कब्र जरूर मिलेगी। अगर मर जाऊंगा तो मुझे कब्र जरूर मिलेगी। मैं बादशाहों की तरह जीता हूँ, मैं बादशाहों की तरह जीता हूँ। मेरा ज़मीर आजाद है जो ज़िल्ज़ल के कुछ समझता है। बुजुर्गान दीन, मैं सबसे पहले इस बिस्म उर्स के मौके पे तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। डायस पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम, इस गांव के जिम्मेदार लोग, पीरे तरीक़त गुलाम मासूम साहब, कौमी तंजीम के सहाबुद्दीन साहब, राही बस्तवी साहब को मैं बता दूं कि मेरी पूरी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम से रही है। तो मैंने तकरीबन 12 से 15 साल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गुजारा है। मैं यूपी के, मुझे नहीं लगता है यूपी का कोई जिला का दौरा मेरा नहीं हुआ होगा। अभी जमजम फतेहपुरी साहब, मैं जब लखनऊ के कार्यक्रम में गया था, इनका शायद उन्होंने जिक्र किया था इनका, बरेली शरीफ में जब गए थे। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले अल्लामा इकबाल साहब ने जो लिखा था मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। मिटा दो को अगर तू मर्तबा चाहे, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि खिदाना नाक में गुले गुलजार होता है। आप इस अल्लामा इकबाल को आपने सरसरी निगाहों से पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन 150 साल पहले अल्लामा इकबाल ने जो लिखा उसको अगर आप गौर व फिक्र से इसके माना समझेंगे तो उन्होंने जिस तरह से
आने वाली जनरेशन को अपने नौजवानों को एक मैसेज दिया था कि अगर कुछ तुम चाहते हो तो कुर्बानियां देनी होगी, अगर तुम कुछ करना चाहते हो अपने कौम के लिए तो कोशिश करनी होगी। उन्होंने दाना का जिक्र किया कि अगर हम दाना अगर जमीन में बोते एक तनावर दरख्त बनता है, वो तनावर दरख्त पूरी कौम को फैज़याब कर सकता है, आने वाली जनरेशन को फैज़याब कर सकता है। लेकिन हम अल्लामा इकबाल के शेर को पढ़ते हैं लेकिन उस पर गौर व फिक्र नहीं करते हैं। मैं आपको बताता चलूं इस हिंदुस्तान के अंदर गरीब से गरीब मुसलमान आदमी होगा, लेकिन कभी आपने पेट पे पत्थर बांधकर नहीं देखा होगा। आप 1400 साल पहले उठाकर देखेंगे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने उस वक्त कैसे 1400 साल पहले उन्होंने इस तरह से पेट पत्थर बांधकर अपनी कौम के लिए आई। 313 थे और हजारों का शिकस्त किया, 60 थे 60,000 का शिकस्त किया। लेकिन हम अपने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूलकर, उनके जो बताए हुए रास्ते सहाबे किराम को भूलकर, आला हजरत के जो बताए हुए रास्तों को भूलकर हम आपस में इख्तिलाफ पैदा करते हैं। आपस में कहीं मैं चाहता हूँ लोग एक्सक्यूज करते हैं कि इदारे नहीं है। मैं आपको बता दूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मदरसे देखा जाए तो 10 लाख से ऊपर मदारिस हैं, कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कलम नहीं पकड़ाते हैं। अगर हम अपने बच्चों को कलम पकड़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे बाबा अजदाद ने जो सपने देखे थे, जो अल्लाह से हाथ उठाकर उन्होंने भीख मांगा था कि हमारे आने वाली जनरेशन, आने वाली कौम को किस तरह से हमें उठाना है, लेकिन हमारी जो बाबा अजदाद जो सपने टूटता दिख रहा है। हम कहीं जब बिहार के दौरे पे जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो नई जनरेशन है उनको हम शिक्षा से दूर, तालीम से दूर देखते हैं। बहुत सारे जलसे में हम जाते हैं तो हमने केरल की तरफ हम जब जाते हैं, तेलंगाना की तरफ जाते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं, जब बंगाल, केरला, बंगाल, वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं तो हमें 3-4 राज्यों के अंदर जो दूरियां जो दिखती है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, वो मुझे लगता है कि इसको सुधारने की जरूरत है। आपको बताता चलूं कि मदीने की रियासत, अगर मदीने की रियासत को अगर आपने पढ़ा होगा, मदीने की रियासत को आपने उस पे मदीने का नाम सबने सुना होगा, मदीने की रियासत को अगर आप पढ़ेंगे उस पे अमल करने की कोशिश करेंगे, मदीने की रियासत में भाईचारे की अमन का पैगाम दिया और पूरे देश दुनिया में इस्लाम फैला। मदीने की रियासत में स्ट्रगल किया, मेहनत की, कोशिश की, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी रहे, उनके मैसेज को सिर्फ मक्का में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का, और इस्लाम इतनी मजबूती से फैल रहा है। मैं आपको एक बात और भी एक रोशनी डालना, छोटा सा एक वाकया सुनाकर शायद इस बात को आप सुनकर बहुत हैरानी होगी। बहुत लोग ये कहते हैं कि ताबीज में वो दम नहीं, ताबीज में वो ताकत नहीं। मैं छोटा सा वाकया आपको सियासी एतबार से समझाना चाहता हूँ। किरण रिजिजू उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ होम, गृह मंत्री थे। मॉब लिंचिंग को लेकर मेरी मीटिंग तय हुई थी नॉर्थ ब्लॉक में। मैं अलीगढ़ में था मेरे पास समय से 1.5 घंटे थे। उनका फोन आता है, उनके अगोला जिला जाके आप पहुंचिए, मंत्री जी ने याद किया। आपको शायद यकीन नहीं होगा, मैंने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी भगाओ, चलो, क्योंकि ये मौका मिला है मॉब लिंचिंग को ब्रीफ करने का। मैं अलीगढ़ से जो दूरी है 27 किलोमीटर, 127 किलोमीटर की दूरी है, कम से कम जाने में 2.5 घंटे का सफर तय होता है। मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटे थे। मैंने रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सारे सफर में हम पढ़ते रहे। वो ताबीज को हम पानी में, उसमें एक पितल का ताबीज मुझे बरेली शरीफ से दिया गया था। मैं बरेली शरीफ मौलाना तस्लीम रज़ा खान साहब का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक ताबीज मुझे दी। उस ताबीज को हम गिलास में डालकर हम उसको माशाअल्लाह बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही, दयारे हुजूर सईद मिल्लत, नारे तकबीर। जब हम सफर कर रहे थे, मंत्री अगोला जी के पीएस का फोन आता है कि आप मत नहीं आइए, छोड़ दीजिए, आप नहीं पहुंच पाएंगे।
मुझे उम्मीद था कि हम जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा आला हजरत के खानदान पर पोते ने द्वारा दिया हुआ ताबीज था, और वो दुआ में वो ताकत थी कि मंत्री महोदय चले गए गेट पे, फिर कहे कि नहीं मिल नहीं जाएंगे, फिर कहेंगे छोड़ दो, गाड़ी में बैठ के वापस आए। जब मैं वहां पहुंचा तो तकरीबन 2:30 बज चुके थे। कुछ लोगों ने ये कहा, जब मैं मिल के 15 मिनट की हमारी गुफ्तगू हो गई मॉब लिंचिंग के ऊपर, जब हम बाहर निकले लंच हो चुका था। मंत्री महोदय जब साथ में हम लोग बाहर निकले तो उनके प्राइवेट की गाड़ी में चले गए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप कहाँ से आए हैं, कि हम लोग उनकी वजह से, आपकी वजह से मंत्री जी ने गाड़ी में बैठ के वापस आए। तो वो अल्लाह की ताकत में कितना, कलाम में कितना वो ताकत था कि एक ताबीज की इतनी ताकत थी, वो दुआ में इतनी ताकत थी कि वापस मंत्री को मजबूर कर दिया बैठने के लिए। लोग कहते हैं कि भाई ताबीज में ताकत नहीं, अल्लाह की कलाम में ताकत नहीं। मैं अभी की जनरेशन को मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मैंने कुछ अपने लोगों से मैंने जिक्र किया था। कुछ उलेमा ने कहा कि आप इसको, उलेमा ने कराम ने कहा कि इसको आप मजलिस में बात रखेंगे तो शायद हमारी आने वाली जनरेशन जिनको यकीन खत्म हो चुका है कलाम पे, ताबीज पे, उसको यकीन ताजा हो जाएगा। इसलिए इस बात को सामने में उलेमा कराम का उस ताबीज की कदर कितनी है, एक मंत्री को वापस बैठने में मजबूर कर देता है। मैं बंगाल के दौरे पर था पिछले दिसंबर में, बहुत ऐसी चीजें जो थी वो अमल में नहीं आई थी। मैं वहां पे जब गया तो वहां पे बहुत सारी चीजें अमल में लाने की कोशिश की। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे मुसलमानों के लिए जो 4,810 करोड़ रुपए जो दिए गए, उसमें से 57 यानी 570 करोड़ रुपया बिहार को दिया जा रहा है। लेकिन आप पिछड़ी को देखेंगे वो पैसा वापस चला जाता है। बहुत सारी मजलिसें में जब जाता हूँ लोग ये कहते हैं कि हम हुकूमत का पैसा नहीं लेंगे। मैं उन तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं बारीकी से विजिट करना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये पैसा हुकूमत हिंद का पैसा है, जो लोग ये सोचते हैं कि हुकूमत बिहार का पैसा है, मैं इस हुकूमत को बनाने में मेरा सहयोग नहीं रहा, समर्थन नहीं रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि आपका जो पैसा है, आप लोग कहते हैं हम टैक्स नहीं देते, कहते हैं हम टैक्स कहाँ देते, आम आदमी टैक्स कहाँ देता है, लोग टैक्स देने हम टैक्स नहीं देते। मैं आपको बता दूं कि देश का हर बंदा टैक्स देता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब टैक्स देता है। आप कहेंगे कैसे टैक्स देता है? मैं आपको बता दूं कि आप पानी का बोतल खरीदते हैं, नमक का पैकेट खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, उसकी कीमत अगर 10 रुपए लिखी होती है MRP, उसकी कीमत 7 रुपए 5 रुपए होती है। इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स करके ही आपको 10 रुपए मिलता है। वही टैक्स का जो पैसा जाता है वही पैसा वापस होके आता है, वो पैसा पूरा वापस नहीं आता। अगर 100 रुपया अगर टैक्स कलेक्शन हुआ तो उसमें से 30 रुपया वापस आपको आता है, वो 30 रुपया भी पैसा लैप्स हो जाता है। आज अभी 1 घंटे पहले मैं जब यहाँ पहुंचा हूँ तो अब्दुल कय्यूम अंसारी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का फोन आया कि हम दिल्ली आए हुए हैं, मीटिंग नहीं हो पा रही है। जो 15 करोड़ 80 लाख रुपया मैंने बिहार को दिया, 2015 का पैसा 15 80 लाख रुपया दिया, वो 15 करोड़ 80 लाख रुपया में से जो कंप्यूटर लगे, इसमें भी आवाज उठाने की जरूरत है कि 15 करोड़ 80 लाख के कंप्यूटर कहाँ लगे। 2000 जून 2015 का पैसा 15 करोड़ 80 लाख रुपया बिहार को दिया गया। 15 करोड़ 80 लाख रुपए कंप्यूटर कितने बटे, उस पर आपको सवाल या निशान उठाने की जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले फोन आया कि हमारी मीटिंग करा दी, मीटिंग नहीं हो पा रही। मैंने रवि अनीता कार्नवाल से मैंने भी बात की, यहीं जलसे में मैंने बात किया, मीटिंग कल रखी है। तो पैसा हम जब भेज रहे मदरसा का जो पैसा आ रहा है वो आपका पैसा है, उस मदरसे के डेवलपमेंट के लिए पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा लैप्स हो जाता है, वो पैसा दूसरे उसमें खर्च हो जाता है। बिहार के अंदर एक भी ऐसे नहीं यूपीएससी के कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, यूपीएससी का या बीपीएससी कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। आप जाइए, क्या कहते हैं, जो पैसा 4,810 करोड़ रुपया दिया गया उसी के लिए दिया, स्कॉलरशिप के लिए दिया गया।
बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि हजरत ये क्या कहते हैं, हमने उर्दू अंजुमन का हमने फॉर्म भरा, ये नहीं भरा। मैं जो उसका फॉर्म वेरीफाई करता हूँ तो देखता हूँ उसमें कई सारी कमियां होती हैं, इसकी वजह से उसका काम नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है एफआईआर जो दर्ज की जाती है वो कैसे दर्ज की जाती है। तो बहुत ऐसी बारीकी जो चीजें हैं वो सोचने समझने की जरूरत है। कुछ लोग ये जहन बनी है केरला के अंदर, हैदराबाद के अंदर मुसलमान बहुत ज्यादा, आप खुद ही आपके पास मोबाइल आप सर्च करके देखिए, बिहार का मुसलमान तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश का मुसलमान, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल का मुसलमान, तीसरे नंबर पे बिहार का मुसलमान आता है। लेकिन आप पूरे देश का सर्वे उठाकर देखेंगे कि सबसे पिछड़ा आपका बिहार का मुसलमान है, जो तीसरे नंबर पर आने के बावजूद उसके सबसे बुरी हालात के मुसलमानों की। क्यों हालात बुरी है? इलेक्शन के वक्त अवेयर हो जाते हैं, लेकिन हुकूमत किसी की बन जाती है, आज आप सपोर्ट करते हो, हुकूमत नहीं बनी है तो सोचते क्या हमारी हुकूमत नहीं बनी। अरे हुकूमत किसी की बनी, आपका पैसा आ रहा है ना, आप उसको लेना है। कल एक शादी में रविशंकर प्रसाद इनके डिस्ट्रिक्ट जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी, मैंने उनसे कई लोग थे, डीएम साहब की शादी थी, साजिद साहब की रोशनी किया था, कई लोग थे, सब लोगों ने मेरे ड्यूटी किया। मैं उनसे भी कहा कि इस जिला के अंदर मेरी खास नजर रहती है कि भाई हम इसी जिला से ताल्लुक रखते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा होता है, लेकिन हमारी पूरी इस पे जोर रहता है कि मुजफ्फरपुर के अंदर कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो स्कॉलरशिप मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदरसे के जो कमियां उसको दूर किया जा सके। आपको पता होगा कि एक नाम ने सुना होगा, बेगम सोगरा या बीबी सोगरा का नाम सुना होगा। 2500 एकड़ जमीन पूरे बिहार के अंदर, कितना 2500 एकड़, उसका पैसा आना चाहिए था 1,65,00,000 रुपए आना चाहिए था, 1,65,00,000 रुपए। और आपको पता होगा कि बीबी सोगरा ने जो वक्फ किया था, और आपको ये पता होगा कि 3 बोरा सोने का सिक्का और 7 बोरा चांदी का सिक्का बीबी सोगरा ने वक्फ किया था अपने कौम को। हमारी जो आने वाले इदारे कायम हो सके, हमारे गांव के बच्चों को तालीम मिल सके। लेकिन इस बिहार के अंदर 2500 एकड़ जो जमीन प्रॉपर्टी है बेबी सोगरा की, उस जमीन पर जो 1,65,00,000 रुपया जो कलेक्शन होता है वो पैसा कहाँ जाता है? मुजफ्फरपुर के अंदर 13 एकड़ जमीन यहाँ राम कन्हौली के पास। जब मुझे मेडिकल से देखा तो इस बात की खुशी होगी कि मैंने उसमें मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पहल किया है। और यहाँ की जो प्रधान सचिव है एन सफीना केरला से ताल्लुक रखती हैं, मैंने उनको प्रपोजल बना के दिया है कि इस मुजफ्फरपुर के अंदर बेगम सोगरा की 13 एकड़ जमीन पे मेडिकल कॉलेज कायम होगा। आप दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है। मैंने कहा है कि मैं दिल्ली से फंड मैं लेके आऊंगा, आपको बस मदद करना है। वो 13 एकड़ जमीन पे मेडिकल कॉलेज के लिए बेगम सोगरा के नाम से मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसका प्रपोजल बना के नीतीश कुमार को भी दिया है और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को भी दिया है और एन सफीना से भी कहा है कि मैडम आप इस पे जो भी कमियां हैं उसको दूर करके, मैंने ये मुझे लगता है कि पहला हम क्या कहते हैं रद्द अमल तैयार किया गया। एक बिहार शरीफ के अंदर एक कॉलेज चलते, स्कूल कॉलेज चलते हैं, दरभंगा के अंदर छोटे से इदारे चलते हैं, लेकिन 2500 एकड़ एक बात मायने रखती है। अगर वो 2500 एकड़ का अगर सही से यूटिलाइज किया जाए, खर्च किया जाए, तो नहीं लगता है कि मांगने की जरूरत पड़ेगी, किसी दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 बोरा सोने का सिक्का आप समझते कितनी कीमतें होंगी? 7 बोरा चांदी का सिक्का कीमत समझते कितनी होगी? सीबीआई कोर्ट, सीबीआई ने उस पर फाइल किया और उस पर जांच चल रही है। बहुत ऐसे जमीनें हैं जो हमारे बिहार के अंदर, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं जो हमारी कौम तक नहीं पहुंच पाती। उसको आपको हम बस कुछ आपसे नहीं, बस ये हम आपसे कहना चाहेंगे कि मैं कल ही आया था इधर, कब्रिस्तान का मामला था। कब्रिस्तान के अंदर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कब्रिस्तान की है, लेकिन उसमें खैराबंदी नहीं है, ये नहीं, तमाम ऐसे मसले आते हैं। लेकिन वो मसले को हल, जो आपस का जो इख्तलाफ है, जो आपस में लड़ते हैं कि वो उसका मुतवल्ली वो बनेगा, ये बनेगा, भाई अपनी कौम की ये प्रॉपर्टी है, सबको मर के इसी मिट्टी में जाना है, तो उसके लिए मुतवल्ली की लड़ाई लड़ते हैं। कल उसको भी हमें भी मरना, इनको भी मरना, जो मुतवल्ली उसको भी मरना। इस्लामिया डिग्री कॉलेज कांटी के अंदर था, उसमें आपस में इख्तलाफ चल रहे थे, 2 ग्रुप बटे हुए थे चंदवारा में, और मैंने उनको भी नूरुल आलम साहब को और कई दोनों ग्रुप को बैठा के मैंने उसको भी हल कराया। भैया आपको इदारे को, मुसलमान का इदारा बिहार के अंदर गिना चुना है। लोग कहते हैं ना केरला में बहुत इदारे हैं, सकाफती सुन्निया है, तो ये इदारे हैं, वो इदारे हैं।
तो इदारे वो कोशिश किया है और गवर्नमेंट की तमाम जितनी भी स्कीम्स आई उसको इम्प्लीमेंट कराया, लेकिन हुकूमत वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत नहीं है, वहाँ पे हुकूमत लेफ्ट की हुकूमत है, लेकिन सारे इदारे माइनॉरिटी स्टेटस से एफिलिएटेड है। दूसरा एक अहम मुद्दा है जो मौज़िनों और मौलाना की तनख्वाह, जो काफी सरगर्म रहा चुनाव के इलेक्शन के वक्त में। नीतीश जी ने वादा भी किया है, लेकिन हम चाहते हैं लॉकडाउन के पीरियड में हमने देखा है मौज़िनों मौलाना जो लॉकडाउन के पीरियड में उनकी तनख्वाह कोई दे नहीं पाया, सबके हालात बुरे थे कोरोना के पीरियड में, तो हमने अपने स्तर से अपने लोगों से, दुबई और कतर के लोगों से कह के हमने उनको दिया। तो हमने एक प्रपोजल बना के नीतीश जी को दिया है कि मौज़िनों मौलाना की तनख्वाह 5545 रुपए करें। जो भी मौज़िन मौलाना है, चाहे वो मस्जिदें इमारतें बनी हैं, चाहे वो नहीं बनी इमारतें, आप उसको सर्वे कराकर जितने भी अगर मस्जिदें हैं उसकी मौज़िन और मौलाना की तनख्वाह आप 5545 दीजिए। नीतीश जी ने इलेक्शन से पहले वादा भी किया था, इसी बात को लेकर हमने समर्थन भी दिया था और उस वादे पे अमल करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम तमाम साथ चाहते हैं, दुआ चाहते हैं, इंशाअल्लाह रहमान जितने भी उलेमा अगर बचे हैं बिहार के ताल्लुक रखते होंगे, सामने बैठे हैं, अगर वो किसी मस्जिद के इमाम है, मौलाना है, तो इंशाअल्लाह रहमान की तनख्वाह तय हो सकती है। लेकिन आपको थोड़ा अपने अपने स्तर से इस बात को पहुंचाना है, अवेयर करना है, ताकि कोई भी बात अगर पब्लिक डोमेन में आती है, पब्लिक में आती है, तो उस बात को हुकूमत जल्दी सुनती। आपको पता होगा ये जलसे बहुत बड़े जलसे हो रहे हैं, लेकिन जलसे पे उलेमा किराम ने क्या संदेश दिया, क्या मैसेज दिया, इस बात को हम जाएंगे, सो जाएंगे, भूल जाएंगे। उस पर अमल करने की जरूरत है भाइयों, हमको सोचने समझने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे मामले मैं आपको यहाँ पे बहुत जगह से बिहार के लोग आए हैं, मैं आप तमाम लोगों से ये कहता हूँ कि परवेज सिद्दीकी ये वादा करता है कि अगर यहाँ के जितने भी मुसलमान नौजवान, तो बहुत ऐसी जगह मैंने देखा है, नवादा में हमने देखा, रोह में देखा, इधर क्या कहते हैं दरभंगा साइड में देखा कि नौजवानों को पुलिस प्रताड़ित करके उसको बंद करवा देती है, जमीन में उलझा के रखती है। मैंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित जी से और कई से उसका हमने खत्म कराया। तो मैं आप तमाम लोगों से कहता हूँ कि ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो हमारे गुलाम मासूम साहब जो पीर तरीकत साहब से जुड़े हुए उनको आप मैसेज दीजिए, इंशाअल्लाह रहमान 24 घंटे में मामला समाधान हम निकालेंगे। मेरी तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से रही, तो हमने गहराइयों से सर सैयद अली रहमान को पढ़ा, सर सैयद अली रहमान की कुर्बानियों को देखा। मैं अगर इसी बिहार के अंदर पढ़ता तो मैं इतनी गौर फिक्र नहीं होती। मैं हिंदुस्तान में 22-23 राज्यों का दौरा किया, तुर्की में, इस्तांबुल में, हम वहाँ 12 दिन में रहे, रजब तैयब एर्दोगान के भतीजे एर्दोगान की दावत में हम पहुंचे, उसमें भी हमारी कोशिश थी, लेकिन वो कोरोना पीरियड में वैसे वो मामला पेंडिंग हो चल रहा है कि हम मदरसे को गोद लेके हम उसको, वहाँ तुर्की सरकार को फंड करती है उसको, उनकी कोशिश थी कि हम 12 राज्यों के अंदर में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी एक तनावर विश्वविद्यालय कायम करेंगे, लेकिन हुकूमत ने जमीन देने से इनकार कर दिया तुर्की सरकार को। तो हमने दूसरा एक प्रपोजल तैयार करके दिया, यहाँ की हुकूमत नहीं चाहती थी कि वहाँ की तुर्की सरकार इसको यहाँ पे मुसलमानों को फंड दे और इदारे कायम करें। तो हमारे दूसरा प्रपोजल तैयार करके दिया कि आप जमीन नहीं खरीदिए, जो इदारे कायम हैं उस इदारे को आप गोद ले लीजिए, उस इदारे को जब आप गोद ले लेंगे तो उसको हम डेवलप कर सकते हैं। उसकी जो उस्ताद होंगे, टीचर होंगे, उनकी तनख्वाह आप दीजिए, उसको मॉडर्न बनाइए। जब मॉडर्न हो जाएगा, उसमें कंप्यूटर और इसकी तालीम हो जाएगी, तो वो खुद ब खुद एक इदारा, एक मजबूत इदारा बन जाएगा। बहुत लोगों को मॉडर्न एजुकेशन की आपत्ति हुई, मैं उनको भी समझाने की कोशिश की। मैं जमशेदपुर गया था, हजारीबाग गया था, जमशेदपुर का सबसे बड़ा मदरसा है, नाम ध्यान से निकल गया है, उस मदरसे में मैं गया तो वहाँ पे वो मदरसे एडेड है। मैं ज्यादातर जो सरकारी मान्यता एडेड है उस मदरसे में मैं विजिट होता है। मुबारकपुर में, आजमगढ़ में मुबारकपुर एक जगह है सफिया, वहाँ पे भी वो मदरसे एडेड है। लोग ने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि हम कंप्यूटर लगे, हमारा मदरसा मॉडर्न बने। मैंने समझाया कि जब मुबारकपुर असफिया जब एडेड है उसको मॉडर्न बनाया जा रहा है, उसकी वो लुक लाइक यूनिवर्सिटी बन रही है धीरे धीरे, तो हमारे इदारे क्यों नहीं हो सकते? तब जमशेदपुर के अंदर, हजारीबाग के अंदर, गिरिडीह के अंदर वैसे हो रहे हैं। मैं बंगाल के तमाम लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात अभी 26 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है फ्राइडे के दिन, इसी फ्राइडे के दिन गियासुद्दीन मौला वहाँ के अल्पसंख्यक मंत्री हैं बंगाल सरकार के, अगर कोई ऐसे वाक्य जो हमारे तक नहीं पहुंची है तो
उमर निजामी साहब से संपर्क करेंगे इंशाल्लाह। बंगाल में बहुत ऐसे मसले, जहाँ तक मैं सिलीगुड़ी वगैरह में गया हूँ और भी जगह नहीं जा सका हूँ, बहुत ऐसी चीजें नहीं हमारे पास मैसेज आज आ पाई है। निजामी साहब से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और इंशाल्लाह रहमान मैं बंगाल 26 तारीख को पहुंचूंगा, वहाँ कोलकाता में रहेंगे एक दिन। जो भी मसले होंगे इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि उसको हल कराया जा सके। जो भी मेरा लास्ट मैसेज यही है कि जो भी स्कीम्स है उसको आप गरीब नवाज साहब के नाम से एक स्कीम चल रही है नौजवानों को, गरीब नौजवानों को कि वोकेशनल कोर्स ट्रेनिंग के लिए मोबाइल रिपेयरिंग, सिक्योरिटी गार्ड्स का, अगर वो मैसेज यहाँ तक नहीं पहुँचा है तो जिला संख्या पदाधिकारी रविशंकर जी से जाइए, मेरा नाम कहिएगा, सिद्दीकी जी ने भेजा है, और जो भी स्कीम्स होगी उसको लेने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैं आया तो यहाँ पे मौलाना मकबूल साहब ने कहा कि सिमरा मदरसा में इख्तलाफ चल रहा है। मैं फौरन यहीं पे बैठ कर नूर इस्लाम इंस्पेक्टर को फोन किया कि ये कोई तेगी जी का तेगी मदरसा करके है यहाँ सिमरा में, छपरा में, उसको जरा उसके मामले को हल कराएं। हमारी जहाँ तक कोशिश होती है हमने हल कराने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह रहमान मैं गुलाम मासूम साहब का और तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश के लोगों, बंगाल के लोगों, झारखंड के लोगों, तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगा। न किसी मर्तबे की ख्वाहिश न कोई मुकाम चाहता हूँ, न किसी मर्तबे की ख्वाहिश न कोई मुकाम चाहता हूँ, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहता हूँ। दूसरा एक शेर है, एक आग है सीने में तस्वीर बदलने की, एक आग है सीने में तस्वीर बदलने की, तुम साथ जरा दे दो ये मुल्क सजाना है। आप लोग प्रोग्राम में इब्राहिम बस्तवी साहब सब लोग हैं, आप सुनिए। इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, मुझे कल पटना जाना है, ये प्रोग्राम था इसलिए मैं आना हुआ। गुलाम मासूम साहब हमसे बहुत जुड़े रहे हैं। ये मौलाना तस्लीम रज़ा साहब आए थे सर्किट हाउस में, मुजफ्फरपुर उनको लेके आए थे, तो सब लोग आना जाना रहा है। जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी, जो लोग भी हमसे जुड़े रहे हैं, जहाँ तक हमने हमारी कोशिश रहेगी, हम तमाम लोगों को फैज़याब करने की कोशिश करेंगे। पुलिस का अगर मैटर हो, ये पुलिस का मैटर सेंसिटिव रहता है, बहुत सारे नौजवान को प्रताड़ित किया जाता है, तो इंशाअल्लाह रहमान ऐसे कई मसले आए हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर से हमने सॉर्ट आउट कराने की कोशिश की है। गुलाम मासूम साहब से संपर्क करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान 24 घंटे के अंदर अगर आप निर्दोष हैं, अगर आपको थाना प्रभारी या एसपी या कोई भी डीएसपी को तंग करता है, या अभी महताब वाला केस हुआ था यहाँ पीछे आपके आसपास के पास में ही, उसमें सबसे पहले हम ही पहुंचे थे और जहाँ तक हुआ है कराने की कोशिश की और आगे भी चल रही है। मैं अभी 25 तारीख को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से इस मुद्दे पे बात करूंगा। तो ऐसे कोई मसले अगर हैं आपके पास 25 तारीख से पहले मुझे दीजिएगा, और जब भी आगे ऐसे वाक़े आएंगे तो मुझे दीजिएगा। इंशाअल्लाह रहमान हमारी कोशिश पूरी है। मैं दिल की गहराइयों से तमाम लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और क्या कहते हैं कि गुलाम मासूम साहब का शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा कि मैं इसी तरह से आप प्रोग्राम कुछ चलते रहे और आप इनकी बातों, उलेमा की बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अमल करना बहुत जरूरी है। जलसे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आप उस पर अमल नहीं करेंगे, हमारी कौम खत्म, नस्ल नाबूद होती चली जाएगी, हमारे इस्लाम को लोग भूलते चले जाएंगे। इसलिए इस्लाम की अहमियत को उलमा बताते हैं, उसको समझने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।